students, I am मोहम्मद अरफात खान. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे. बिल्कुल ठीक ठाक होना भी चाहिए. हमें बहुत सारा कोर्स कवर करना है, तो इसके लिए आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलें भाई स्टार्ट करते हैं. चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन को कंटिन्यू करते हैं. हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया हम लोगों ने, स्पीड और वेलोसिटी को कवर कर लिया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन को कवर किया हम लोगों ने, हमने ग्राफ्स को डिस्कस किया, और फिर हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया. ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सर आइजैक न्यूटन ने जो हमें 3 लॉज प्रोवाइड किए मोशन से रिलेटेड, इन 3 लॉज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को, आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिएगा. ठीक है, और बेल आइकन पर जरूर हिट करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन याद रखिएगा. इन 1687 ये वो ईयर था जिस ईयर में सर आइजैक न्यूटन ने ये अपने तीनों लॉज मोशन से रिलेटेड पब्लिश किए थे. ठीक है, सो इन 1687 सर आइजैक न्यूटन established the relationship between ओके, किन फैक्टर्स के बीच में सर आइजैक न्यूटन ने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, ये फैक्टर्स ध्यान में रखिएगा. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो या थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो, इन तीनों लॉज में न्यूटन ने एक फोर्स और एक मोशन, इन 2 फैक्टर्स में स्टैब्लिश किया कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है. आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी ये पढ़ेंगे कि फोर्स का मोशन के साथ क्या रिलेशन है. आप सेकंड लॉ के अंदर भी यही पढ़ेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन. और आप थर्ड लॉ के अंदर भी यही पढ़ेंगे. जो मेन थीम है इस लॉज की वो यही है, द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन. तो इन दीज लॉज द न्यूटन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोशन. फोर्स एंड मोशन, ये आपने बात याद रखनी है. क्या बात इंट्रोडक्शन में छोटी सी बात आई कि जो सर आइजैक न्यूटन ने जो लॉज पब्लिश किए, ये सबसे पहले पब्लिश किए 1687 में, ये ईयर आ गया. और किन 2 फैक्टर्स को डिस्कस किया इसने. सबसे पहले फैक्टर यानी कि फोर्स और मोशन, इन दोनों का रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश करके दिया. एक काम ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से. तो मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है भाई. अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान सी एक कंडीशन है. मैं आपको कंडीशन पहले समझाता हूं, उसके बाद इसका हम जो है स्टेटमेंट वगैरह जो भी है वो हम इसकी स्टेटमेंट हम एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं. देखिए भाई, बहुत आसान सी बात है. मेरे सामने एक कंडीशन मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. भाई लेट्स सपोज हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पर हमने एक बॉल रखी हुई है. ये आ गई एक बॉल. ठीक है, बॉल रखी हुई है. ओके, फिलहाल मैं कहूंगा अगर रखी हुई है, रुकी हुई है, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में मौजूद है. स्टेट ऑफ रेस्ट में मौजूद है क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही. अब एक काम ही करते हैं कि इस बॉल के ऊपर हम फोर्सेस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. कैसे भाई? एक फोर्स है जो कि इस बॉल को राइट वर्ड पुश कर रही है. एक फोर्स है जो कि इस बॉल को कहां पर राइट वर्ड पुश कर रही है. और कितनी फोर्स के साथ? 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है. एट द सेम टाइम बिल्कुल उसी वक्त एक फोर्स और एक्ट हुई, ये रही. और वो कहां पर एक्ट हुई? लेफ्ट वर्ड एक्ट हुई. और इत्तेफाक की बात ये निकली कि वो भी 10 न्यूटन की है. अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, और काश अगर आप लोग मुझे जवाब देते, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता कि बताएं ये जो बॉल है ये कौन सी वाली फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी, क्या ये राइट वर्ड मूव करेगी, क्या ये लेफ्ट वर्ड मूव करेगी? पॉसिबली मतलब मेरे ख्याल से आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे कि ये बॉल ना तो राइट वर्ड जाएगी ना लेफ्ट वर्ड जाएगी, बल्कि ये रुकी रहेगी. पता है क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स इसको राइट वर्ड पुश कर रही है उतनी फोर्स इसको लेफ्ट वर्ड भी पुश कर रही है. तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट 0 हो जाएगा. इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0. तो मैं कहूंगा कि ये दोनों की दोनों फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस हैं.
تو اگر بیلنسڈ فورسز ہوں اور اگر اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو تو یاد رکھیے گا ان بیلنسڈ فورسز کی وجہ سے کبھی بھی آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج نہیں ہو سکتی. مجھے بتائیں یہ اسٹیٹ آف ریسٹ میں ہے, کیا یہ بال اسٹیٹ آف موشن میں آ سکتی ہے؟ امپاسبل, بیکاز the forces are balanced in opposite direction. اب اگر میں چاہوں کہ یہ بال باقاعدہ موو کرے تو پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے یا تو رائٹ ورڈ والی فورس یا لیفٹ ورڈ, ان دونوں میں سے کسی بھی ایک فورس کا میگنیٹیوڈ بڑھانا ہوگا. اب ایک کام یہ کرتے ہیں بھئی, یہ جو رائٹ ورڈ جو فورس لگ رہی ہے, یہ جو اس طرف والی فورس لگ رہی ہے, ہم اس فورس کو بڑھا دیتے ہیں. لیٹ سپوز ہم نے اس فورس کو بڑھا کر 20 نیوٹن کر دیا. کیا اب بھی موو نہیں کرے گی؟ نہیں, اب تو ایسا نہیں ہے, اب تو موو کرے گی, بالکل موو کرے گی. اوکے, رائٹ ورڈ والی فورس زیادہ ہے اور لیفٹ ورڈ والی فورس کم ہے, تو یہ کس ڈائریکشن میں موو کرنا اسٹارٹ کرے گی؟ رائٹ ورڈ اسٹارٹ کر جائے گی, ہے نا. تو اب کنڈیشن کیا آ گئی کہ اگر آپ نے اس بال کو اسٹیٹ آف ریسٹ سے اسٹیٹ آف موشن میں, یعنی کہ اگر موو کروانا ہو تو آپ نے اس بال کے اوپر بیلنسڈ فورسز اپلائی نہیں کرنی بلکہ ان بیلنسڈ فورس اپلائی کرنی ہے. تو جب بھی بیلنس فورس اپلائی کرو گے آبجیکٹس کی اسٹیٹ چینج نہیں ہوگی. آسان سی بات ہے. تو اگر مجھے اس بال کو اسٹیٹ آف ریسٹ سے اسٹیٹ آف موشن میں لے کر آنا ہے, پہلی بات مجھے کیا اپلائی کرنی پڑے گی؟ فورس اپلائی کرنی پڑے گی. وداؤٹ اپلائنگ دا فورس میں یوں کہوں گا کہ یہ بال خود بخود موو نہیں کر سکتی, یہ خود بخود موو نہیں کر سکتی. تو اس بال کو موو کرنے کے لیے اس کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے؟ فورس ریکوائرڈ ہے. اور فورس بھی کون سی والی؟ ان بیلنس فورس ریکوائرڈ ہے. سمجھ آئی بات؟ تو ہر وہ باڈی جو کہ اسٹیٹ آف ریسٹ میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اسٹیٹ آف ریسٹ میں رہے گا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ان بیلنسڈ ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کر جائے. یہ آ گیا نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن کا پہلا پارٹ. کیا؟ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ہر وہ آبجیکٹ جو کہ ریسٹ میں ہے ہمیشہ ہمیشہ ریسٹ میں رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ کوئی اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کرے. اور ایکسٹرنل فورس بھی کون سی والی؟ بیلنس نہیں, بیلنس ہوگی تو موو نہیں کرے گی, ریسٹ سے موشن میں نہیں آئے گی. کون سی والی فورس؟ ان بیلنس فورس ایکٹ نہ کر جائے, تب تک وہ ریسٹ میں ہمیشہ رہے گی. چلتے ہیں دوسری والی کنڈیشن کی طرف. چلیں بھائی دوسری والی کنڈیشن کو نوٹ کرتے ہیں. ہم اپنی اس ارتھ سے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں. باہر نکلتے ہیں ایسا نہیں کہ میں آپ کی طرف راکٹ بھیج رہا ہوں یا میں بھی راکٹ میں بیٹھ کے باہر نکل رہا ہوں. نو, ہم ایسے امیجن کر لیتے ہیں. لیٹس امیجن ہم لوگ باہر ہیں, اسپیس میں موجود ہیں. اسپیس میں ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف جو ہیں وہ مطلب گیلیکسیز موجود ہیں, چاروں طرف ہمارے پلینٹس موجود ہیں. چلو ہم گیلیکسی کی بات نہیں کر رہے, ہم چھوٹے سسٹم کی بات کرتے ہیں, سولر سسٹم کی. سولر سسٹم میں ہمارے پلینٹس موجود ہیں جو کہ مستقل جو ہے ہمارے سن کو کیا کر رہے ہیں؟ ریوالو کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم اپنی ارتھ کی بات کرتے ہیں. ہمارا جو ارتھ ہے وہ ہمارے سن کو جو ریوالو کر رہا ہے, مستقل ریوالو کر رہا ہے. ہمارے ارتھ میں کیا کوئی انجنز لگے ہوئے ہیں یا کوئی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے جو بیٹھ کے اس کو گھما رہا ہے, یا کوئی ایکسیلریٹ کر رہا ہے, کوئی اسپیڈ دے رہا ہے, بڑے بڑے کوئی انجن لگے ہوئے ہیں جس کو بیٹھ کے گھما رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو خود بخود گھوم رہا ہے نا. اور یہ خود بخود جب سے گھوم رہے ہیں, جب سے ہماری یہ سولر سسٹم, جب سے ہماری یہ گیلیکسی, جب سے ہماری یونیورس یہ وجود میں آئی ہے. سمپل سی بات ہے. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو آپ کے آس پاس کے ماحول کی مثال دیتا ہوں. بھائی لیٹ سپوز میرے پاس ایک بال ہے, ٹھیک ہے, میں نے کیا اس بال کو پھینکا. میرے سامنے گراؤنڈ ہے, بہت بڑی خالی سی جگہ موجود ہے, میں نے اس بال کو تیزی سے پھینکا, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ اگر میں اس بال کو پھینکوں گا تو کیا وہ بال زندگی بھر جاتی رہے گی؟ نہیں, وہ بال جائے گی آہستہ آہستہ نیچے ہوتے اور رک جائے گی. سمپل سی بات ہے. تو میں کہوں گا کہ اس والی کنڈیشن میں نے بال کو پھینکا تو وہ اپنی موشن کو کنٹینیو نہیں رکھ پائے گی, وہ رک جائے گی. آگے جا کے کہیں نہ کہیں جا کے وہ رک جائے گی, ٹھیک ہے. پتہ ہے یہاں پر اس بال کو روکنے والی دو چیزیں موجود ہیں. دو چیزیں کیا؟ ایک تو بال جو نیچے کی طرف جا رہی ہے گریوٹی کی وجہ سے. اگر گریوٹی نہ ہوتی تو بال سیدھی جاتی رہتی, اور ہو سکتا ہے ہوا میں خود بخود رک جاتی. ہوا میں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایئر ریزسٹنس موجود ہے. ہوا, ایئر ایک ریزسٹنس کے طور پہ کام کرتی ہے. کوئی بھی آبجیکٹ جب بھی ایئر میں موو کرتا ہے تو اس کو ریزسٹنس فیل ہوتی ہے, تو یہ بال مستقل آگے نہیں جائے گی, اس کو ایک ریزسٹیو فورس جو ہے وہ اس کی بال کی موشن کو روکے گی. امیجن کرو لیٹ سپوز ہمارے ارتھ پر یہ دونوں چیزیں آپ نکال دیں. گریوٹی نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو, مطلب آبجیکٹس نیچے جانا چھوڑ دیں, گریوٹی نہ ہو اور ایئر ریزسٹنس نہ ہو. اب سوچو اب اگر میں بال کو پھینکوں, کیا ایسا نہیں ہوگا اب تو بال کو روکنے والی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے؟ کیا اب ایسا نہیں ہوگا کہ جب میں بال کو پھینکوں گا تو وہ بال نہ تو نیچے جائے گی اور نہ اس چیز کو جو اپوز کرنے والی ایئر تھی وہ بھی موجود نہیں ہے, تو یہ بال کیا مستقل موو نہیں کرتی رہے گی؟ ہاں جی, بالکل موو کرتی رہے گی. اب تو وہ بال اپنی موشن کو, کانسٹنٹ ویلوسٹی کو مینٹین رکھے گی, برقرار رکھے گی, ٹھیک ہے.
तो उसको रोकने वाली पहले यहां पर क्या चीज मौजूद थी, यहां पर थी एयर रेजिस्टेंस। और एयर रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रेजिस्टेंस भी तो फोर्स ही होती है। एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स ही तो होती है। इसका मतलब हर वो बॉडी, अब मैं पढ़ा रहा हूं इस लॉ का दूसरा पार्ट, हर वो बॉडी जो कि स्टेट ऑफ मोशन में है वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर जाए। समझ आई बात? हमारी दुनिया हमेशा घूमती रहेगी, हमारी अर्थ हमेशा घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं जो कि हमारी अर्थ की मोशन को रोके। सिंपल सी बात है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे हमेशा रिवॉल्व करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है जो कि हमारी प्लैनेट्स की मोशन को रोके। समझ आई बात? तो दोनों पार्ट्स कवर हो गए। दोनों पार्ट्स क्या क्या, हर वो बॉडी जो कि रेस्ट में है हमेशा रेस्ट में रहेगी, हर वो बॉडी जो कि मूव कर रही है हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना कर जाए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान सी बात है। तो एक काम ही करते हैं, इस लॉ की हम लिख देते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स state of rest or state of uniform motion until and unless कब तक मूव नहीं, कब तक अपनी स्टेट्स को चेंज नहीं करेंगी, कब तक हमेशा बॉडी रेस्ट में रहेगी, कब तक हमेशा बॉडी मूव करती रहेगी, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना कर जाए। until and unless an external unbalanced force, ये unbalanced force लाजमी लिखिएगा जब भी आप लिख रहे हो, external unbalanced force acts on it. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान सी बात है। ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट को मेंटेन रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेंगे, भले वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, भले वो स्टेट ऑफ मोशन हो। कब तक कंटिन्यू रखेंगे? जब तक के कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उन बॉडीज के ऊपर अप्लाई ना हो जाए। यहां तक बात क्लियर है? अब सोचें, यहां से हमें फोर्स की एक डेफिनेशन पता चलती है। भाई फोर्स क्या कर रही है? फोर्स का काम क्या है? अनबैलेंस फोर्स का काम क्या? बेसिकली फोर्स का काम है ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को चेंज कर देना। अगर ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है, फोर्स अप्लाई करो, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है, फोर्स अप्लाई करो, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। आपकी गाड़ियां हैं, आपकी कार्स हैं, आपके बाइक्स हैं, व्हीकल्स जो भी हैं, भाई मूव कर रही होती हैं, आप चाहते हैं कि रुक जाएं तो आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक जो है बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स होती है ना, उसकी वजह से आपकी गाड़ियां जो है वो रुक जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी रुक जाए तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। सिंपल सी बात है। तो फोर्स का काम ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को चेंज करना। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो मोशन में लेकर आ जाना, और अगर स्टेट ऑफ मोशन में तो स्टेट ऑफ रेस्ट में लेकर आ जाना। तो इस वाली डेफिनेशन से, इस वाली स्टेटमेंट से हमें फोर्स की डेफिनेशन पता चलती है। तो एक काम ही करते हैं, हम लोग फोर्स की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। और वो डेफिनेशन क्या, देखें भाई, हम लोग यहां पर लिख रहे हैं फोर्स की डेफिनेशन को। सो फोर्स की मैं हेडिंग डाल देता हूं, फोर्स इट इज एन एजेंट। इसका काम क्या होगा? ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एजेंट है जिसका काम बॉडीज की स्टेट को चेंज करना। सो इट इज एन एजेंट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है, कनेक्ट रहिएगा। इट इज एन एजेंट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट्स ऑफ अ बॉडी, द स्टेट्स ऑफ बॉडीज। अच्छा, यहां पर स्टेट का मतलब हरगिज स्टेट मतलब वाली नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा वाली स्टेट्स नहीं है। यहां पर स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, इट इज एन एजेंट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट्स ऑफ बॉडीज। अब मेरी बात सुने, टेंड्स टू चेंज का मतलब क्या है? भाई ये दीवार है,
दीवार है, रेस्ट में है, मैं काम ही करता हूं, इस दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं, ये देखिए मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, क्या ये मूव कर रही है? नहीं कर रही ना मूव, लेकिन मैं तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मेरी फोर्स का मकसद क्या है? मैं तो इसलिए फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ताकि ये मूव कर जाए। तो याद रखिएगा कि फोर्स का काम हमेशा चेंज करना नहीं होता, इसका मकसद चेंज करना होता है। अगर आपकी फोर्स ज्यादा है, सामने वाली बॉडी को मूव कर सकती है, तो वो चेंज कर देगी स्टेट को, और अगर आपकी फोर्स कम है, इनफ नहीं है, तो उसका मकसद तो चेंज करना होगा, लेकिन क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है तो वो चेंज नहीं कर पाएगी। तो ऐसा मत कहिएगा कि हमेशा चेंज कर देती है, नो। तो फोर्स का काम क्या? या तो चेंज कर देना, या इट टेंड्स टू चेंज, इसका मकसद चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है? बॉडीज की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को। यहां तक बात क्लियर है? एक और यहां पर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आ रहा है इनर्शिया का। इनर्शिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया क्या होता है? सुने मेरी बात। ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट्स को मेंटेन करते हैं। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा। ये जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हमेशा रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में हमेशा रखने वाली क्या चीज है? ये जो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा मोशन में रखने वाली कौन सी चीज है? ये वो चीज है जिसको हम इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इनर्शिया ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। भाई एक बॉडी है, मैं लेट सपोज में रुका हुआ यहां पर, मैं एक नॉन लिविंग थिंग हूं, मैं स्टैचू हूं, समझ लो मैं स्टैचू हूं, मैं खड़ा हुआ ऐसे करके, ओके, मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं। अच्छा मैं बोल रहा हूं, रिवीजन कर लेना, मैं स्टैचू हूं, नॉन लिविंग थिंग हूं, मैं रखा हुआ ऐसे करके, ठीक है। मैं हमेशा रेस्ट में रहूंगा। पता है मुझे हमेशा रेस्ट में रखने वाली चीज, मेरी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने वाली चीज कौन है? वो इनर्शिया। मेरे पास इनर्शिया मौजूद है। हर वो बॉडी जिसका मास होता है उसके पास इनर्शिया लाजमी होता है। मेरे पास इनर्शिया है, ये माइक लगा हुआ है, इसके पास इनर्शिया है। मैं अपने कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इस कैमरा के पास इनर्शिया है। आप लोग देख रहे हैं, आपका मास है तो आपका इनर्शिया है। मींस हर बॉडी के पास, ये मार्कर है, इसका मास है तो इसका भी इनर्शिया है। इलेक्ट्रॉन है, छोटा है, देख नहीं सकते, नेकेड आई से देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन का मास है, उसके पास भी इनर्शिया है। हमारी दुनिया है, हमारी अर्थ है, इसका मास है, इसके पास भी इनर्शिया है। तो हर वो चीज जिसका मास, उसके पास इनर्शिया। और इनर्शिया का काम क्या? इनर्शिया का काम है बॉडीज की स्टेट को मेंटेन करवाना। तो हर वो बॉडी जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट में हमेशा रुकी हुई है, उसको रखने वाला कौन? इनर्शिया। हमारी अर्थ जो मुस्तकिल घूम रही है, मुस्तकिल मूव कर रही है, उसको मुस्तकिल घुमाने वाला कौन? इनर्शिया। स्टेट ऑफ मोशन में रखने वाला कौन? इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में कोई आपसे पूछे कि इनर्शिया क्या होता है, तो उसको पता है कहां से स्टार्ट करना है? यहां से स्टार्ट करना है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। यहां से स्टार्ट करना, बोलना। क्या बोलोगे सबसे पहले? ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, हर बॉडी के पास है जिसका मास है, ठीक है। फोटोन के पास नहीं हो सकता इनर्शिया। क्यों? फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल, ठीक है। उसके पास जो वो मूविंग कंडीशन है वो उसकी एनर्जी की वजह से होती है। समझ रहे मेरी बात? ओके, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इसका काम क्या होता है? दैट maintains or tends to maintain the state of a body। सुनिएगा मेरी बात गौर से। ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसका काम बॉडीज की स्टेट्स को मेंटेन करना होता है। या तो ये मेंटेन रखते हैं या इनका मकसद मेंटेन करना होता है। समझ रहे मेरी बात? मार्कर रखा हुआ है मेरे हाथ पर, एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। इसको हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रखने वाली क्या चीज है? इनर्शिया है, ठीक है। अब इसका काम क्या है इनर्शिया के? इस मार्कर को हमेशा रोके रखे, इसको रेस्ट में रखे। मैंने क्या किया? इस मार्कर के ऊपर फोर्स अप्लाई करी और इसको स्टेट ऑफ मोशन में लेकर आ गया। भाई इनर्शिया का तो काम खत्म हो गया, है ना। इनर्शिया का काम क्या था? कि इसको हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रखती, लेकिन क्योंकि मेरा फोर्स ज्यादा थी तो इसने मेंटेन नहीं किया। इट टेंड्स टू मेंटेन। समझे मेरी बात? तो या तो ये मेंटेन रखती हैं या इनका काम होता है मेंटेन करना। समझ रहे मेरी बात? तो अब आप देखें यहां पर एक आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, एक फोर्स और दूसरा इनर्शिया।
اگر آپ فورس اور انرشیا کو دیکھیں تو دونوں کے بالکل الگ الگ کام ہیں. الگ الگ کام کیا؟ فورس کا کام چینج کرنا. کیا چینج کرنا؟ اسٹیٹ آف باڈی کو چینج کرنا, ریسٹ سے موشن میں لانا, موشن سے ریسٹ میں لانا. تو فورس کرتی ہے چینج, جبکہ انرشیا کا کام مینٹین کرنا, مطلب ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رکھنا, موشن میں ہے تو موشن میں رکھنا. آ گیا فرق؟ تو فورس چینجز اور ٹینڈس ٹو چینج, اور انرشیا مینٹینز اور ٹینڈس ٹو مینٹین. کیا؟ اسٹیٹ آف اے باڈی. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اوکے, اب چلتے ہیں نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن کے. اچھا ایک کام ہی کرتے ہیں, اس کی طرف جانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو انرشیا ہوتا ہے نا, یہ باڈی کے ماس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انرشیا از دا ڈائریکٹ میجر آف ماس. یہ بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یاد رکھیے گا. انرشیا از دا ڈائریکٹ میجر آف ماس. میں یہاں لکھ دیتا ہوں, ڈائریکٹ میجر آف the mass of a body. یعنی کہ باڈی کا, اس لائن کا مطلب یہ, جتنا باڈی کا ماس اتنا باڈی کا انرشیا. زیادہ ماس زیادہ انرشیا, کم ماس کم انرشیا. بہت آسان سی بات ہے, سمجھیں میری بات؟ اوکے, آگے چلتے ہیں. اب میری بات سنیے گا غور سے. وہ بات کیا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر وہ باڈی جو کہ ریسٹ میں ہے وہ ہمیشہ ریسٹ میں رہے گی. ہر وہ باڈی جو کہ موو کر رہی ہے وہ ہمیشہ موو کرتی رہے گی. کہاں پڑھا ہم لوگوں نے؟ یہ پڑھا فرسٹ لا آف موشن کی اسٹیٹمنٹ میں. تو ہر وہ باڈی جو کہ ریسٹ میں ہے ہمیشہ ریسٹ میں رہے گی, اس کو ریسٹ میں رکھنے والی چیز انرشیا. ہر وہ باڈی جو کہ موو کر رہی ہے ہمیشہ موو کرتی رہے گی, اس کو ہمیشہ موشن میں رکھنے والی چیز کیا؟ انرشیا. تو ہم کہتے ہیں یہ جو باڈیز اپنی اسٹیٹ کو مینٹین کرتی ہیں وہ کرتی ہی انرشیا کی وجہ سے. دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن از آلسو نون ایز لا آف انرشیا. اسی وجہ سے نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ لا آف انرشیا. تو میں یہاں پر اس پوائنٹ کو لکھ دیتا ہوں, نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن, نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن از آلسو نون ایز, کیا بولتے ہیں؟ لا آف انرشیا. لا آف انرشیا. سمپل, یہ آ گئی اس کی بات. کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ سارا کانسیپٹ یہ انرشیا کے پیچھے چھپا ہوا ہے. سمپل سی بات ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ چلیں, یہ ہو گیا, ہم لوگوں نے کور کیا نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن کو. امید کرتا ہوں فرسٹ لا آف موشن کلیئر ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ لا کی طرف, اینڈ دیٹ لا از نیوٹنز سیکنڈ لا آف موشن. اوکے, ناؤ لیٹس ڈسکس دا نیوٹنز سیکنڈ لا آف موشن. آپ کو ایک مثال سے, آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں, میری بات غور سے سنیے گا. ایک ڈسٹر ہے, یہ میرے ہاتھ پہ, میرے سرفیس پہ رکھا ہوا ہے. اوکے, کون سی اسٹیٹ میں؟ اسٹیٹ آف ریسٹ میں. جب یہ اسٹیٹ آف ریسٹ میں ہوگا تو میں کہوں گا کہ اس کی ویلوسٹی فی الحال 0 میٹر پر سیکنڈ ہے. ایسا ہے, 0 میٹر پر سیکنڈ. اب ایک کام ہی کرتا ہوں, میں اس ڈسٹر کے اوپر فورس اپلائی کرنا اسٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیے گا غور سے, فی الحال اس کی ویلوسٹی کتنی؟ 0 میٹر پر سیکنڈ. ناؤ میں فورس اپلائی کر رہا ہوں. اوکے, یہ لیں, کیا یہ اب بھی موو ریسٹ میں؟ نو, اب تو یہ موو کرتا ہوا جا رہا ہے. ایسا ہے نا؟ تو یاد رکھیں یہ تھا ریسٹ میں, اس کی ویلوسٹی تھی 0 میٹر پر سیکنڈ. جب میں نے اس کے اوپر فورس اپلائی کری تو اب یہ ریسٹ سے موشن میں آ گیا, اور جب یہ موشن میں آ گیا ہوگا تو اب تو اس کی کوئی نہ کوئی ویلوسٹی ہوگی. تو میں نے کیا کیا, اس ڈسٹر کی ویلوسٹی کو چینج کر دیا. اور اس ڈسٹر کی ویلوسٹی کیا خود بخود چینج ہوئی؟ نو, میں نے چینج کری. میں نے ایسے کیا کیا, میں نے اس ڈسٹر پہ فورس اپلائی کری. تو اگر میں اس باڈی پر فورس اپلائی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میری اس فورس کا اپلائی کرنے کا مقصد کیا؟ اس باڈی کی ویلوسٹی کو چینج کر دینا. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب بھی کسی باڈی کی ویلوسٹی چینج ہوتی ہے ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایکسلریشن. یعنی کہ میری اس فورس نے اس ڈسٹر میں کیا پروڈیوس کر دی ہوگی؟ ایکسلریشن پروڈیوس کر دی ہوگی. سمجھ آئی بات؟ تو جب بھی ہم کسی باڈی پر فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس فورس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس باڈی کے اندر ایکسلریشن کو پروڈیوس کر دینا. ایکسلریشن کو پروڈیوس کرنے کا مطلب کیا؟ ایکسلریشن کو پروڈیوس کرنے کا مطلب اس باڈی کی ویلوسٹی کو چینج کر دینا. سمجھ آئی بات؟ تو اس نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن کا جو اسٹیٹمنٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کو ہم ٹکڑوں میں پڑھیں گے, اس کو ہم پارٹس میں پڑھیں گے. اس کا اسٹیٹمنٹ بڑا ہے,
समझे मेरी बात? तो सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट जो मैंने आपको अभी क्लियर किया वो क्या, कि whenever the force is applied on any body that force produces acceleration, उस बॉडी में फोर्स क्या प्रोड्यूस कर देती है, एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, when a force is applied on a body, तो ये क्या करती है, it produces acceleration। It produces what? It produces acceleration। आगे चलते हैं, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरी पार्ट को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉडी है, ये रही एक बॉडी, मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी पर फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई होती है, हमेशा उसमें एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होती है। तो मैं कहूंगा इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगी वो भी किस तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन में होगी। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ये रही बॉडी, मैंने क्या किया, इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करी डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगी वो भी कहां होगी, डाउनवर्ड होगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान में बिठा लो, ये बात हिफ्ज कर लो, ये बात रट्टा लगा लो, कुछ भी करना है, इस बात को ध्यान में बिठा लो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में हमेशा हमेशा एक्सेलरेशन होती है। तो यहां पर देखें, कंटिन्यू करते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इसने प्रोड्यूस कर दी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये कंटिन्यू कर दिया हमने पार्ट को। पहले पार्ट में क्या, कि फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, पहला पार्ट, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यहां तक बात क्लियर है? चलें भाई और कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल कैसे देता हूं, देखें, बोर्ड के ऊपर बना के दिखाता हूं मिसाल। भाई देखें, मेरे पास दो बॉडीज हैं। लेट्स सपोज एक बॉडी ये रही और एक बॉडी में बना देता हूं इस तरफ, ये रही एक दूसरी बॉडी, ठीक है। भाई दोनों के मासेस सेम है, इसका मास 5 किलोग्राम्स, इसका मास भी 5 किलोग्राम्स। यहां तक बात क्लियर है? ओके, मैंने क्या किया, इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करी, और वो फोर्स अप्लाई करी मैंने, लिख देता हूं यहां पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी। दूसरी बॉडी पर भी मैंने फोर्स अप्लाई करी, और इस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करी मैंने वो करी 50 न्यूटन। बताओ, काश बता पाते हैं। सोचो कि इन दोनों बॉडीज में से किस बॉडी में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपके आंसर ये होंगे कि जिस बॉडी पर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जिस बॉडी पर कम फोर्स अप्लाई हो रही है उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब पता है क्या, फोर्स ज्यादा, देखो कॉमन क्या है दोनों में, मासेस का सेम होना लाजमी है। तो अगर मासेस सेम और अगर उन दोनों बॉडीज पर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करें तो उस बॉडी में फोर्स, उस बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होगी जिस पर फोर्स ज्यादा है। तो मैं यहां पर इस बात को कंटिन्यू करता हूं कि देखें कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बल्कि काम भी करता हूं ना, ये कंप्लीट एक पार्ट है। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन भी कम। पहली बात ये आ गया एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात, कि एक्सेलरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, फोर्स पर डिपेंड करती है डायरेक्टली। चले भाई, क्यों ना अपनी कहानी को, अपनी कंडीशन को चेंज करें। एक बॉडी है, वही बॉडी 5 किलोग्राम्स की बॉडी है, ठीक है। दूसरी एक बॉडी है और ये रही, सर आपने ये तो थोड़ी सी बड़ी बना दी। हाँ बड़ी बनाई है जानबूझ के, ओके। इसका मास है 10 किलोग्राम्स, ठीक है। इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं कितनी, अब मैं एफ नहीं लिख रहा, सिंपल सी बात है 10, चलो लिख देता हूं, जब सब कुछ लिख रहा हूं तो लिख देता हूं 10 न्यूटन। और इस पर हमने फोर्स अप्लाई करी, वो भी सेम 10 न्यूटन। अब सोचो मैंने कंडीशन चेंज कर दी, पहले मासेस सेम थे और फोर्स ज्यादा और कम थी, अब मासेस अलग अलग है और फोर्स सेम है। यूं कह लो कि मेरे सामने दो बॉडीज रखी हुई है, एक भारी रखी हुई है और एक हल्की लगी हुई है। मुझे कहा जा रहा है कि आप दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करो, तो बताओ किस वाली में ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। तो आसान सी बात है, मैं ज्यादा एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस कर सकता हूं जिसका मास कम होगा, जो कि हल्की होगी। तो मैं कहूंगा इस बॉडी का मास कम तो इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, इस वाली बॉडी का मास ज्यादा तो इसमें एक्सेलरेशन कम।
तो अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाए, एक चीज के कम करने से दूसरी चीज बढ़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्सली रिलेटेड। तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसका मास के साथ आ गया इनवर्स रिलेशन। यहां पर था डायरेक्ट, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम। बट इन द केस ऑफ मास तो आप बोलेंगे मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा। ये आ गई एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात। अब करते हैं कंटिन्यू इस वाले स्टेटमेंट को। पता है कहां से कंटिन्यू करेंगे? हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। हुज मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड का मतलब पता है किसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं? हम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हम ना यहां पर ना तो फोर्स और ना ही मोशन, किसी के मतलब मास के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे। हम हुज मैग्नीट्यूड का मतलब जो चीज यहां पर प्रोड्यूस हुई है वो कौन है? एक्सेलरेशन। हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हां भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टू द अप्लाइड फोर्स, टू द अप्लाइड फोर्स एंड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, और वो किसके? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, टू द मास ऑफ द बॉडी। दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट नाउ। किसकी? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तीन पार्ट्स में आ गए, तीन पार्ट्स में। पहले पार्ट में आपने बताया फोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन, दूसरे पार्ट में बताया इसकी डायरेक्शन वही होगी जहां पर अप्लाइड फोर्स की, किसकी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। और तीसरे पार्ट में आपने बताया कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। तो पता चला फोर्स पर डायरेक्टली और मास पर इनवर्सली। अब एक काम भी करते हैं, इस वाले फैक्टर्स को भी हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं, जो बात मैंने आपको अभी समझाई है। चले भाई, लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 1। और दूसरा रिलेशन क्या था? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 2। ओके, अब हम काम ही करते हैं, दोनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं। दोनों रिलेशंस को कंबाइन किस तरीके से करते हैं? ओके, बाय कंबाइनिंग by combining both the relations. ओके, कंबाइन करने का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट पर ए को एक साथ रहने दें, ऊपर आ जाएगा एफ और अपॉन में आ जाएगा एम। आपने दोनों रिलेशंस को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। ओके, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम जब भी रिमूव करते हैं तो आपने पुट करना होता है एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहां पर आ गया के, और के के साथ मल्टीप्लाई में कौन कौन है? एक एफ है और अपॉन में एम है। यहां पर जो के है, इस कांस्टेंट की यहां पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और जब हम के की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। और फाइनली जब आप एफ का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो एम डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये दोनों आपस में आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। m इंटू ए, किसका फॉर्मूला बना? ये बन गया f का फॉर्मूला। क्या बनेगा? m इंटू ए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इक्वेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। हम कहते हैं फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद, क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद डालने वाले लॉज हैं ये। उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। F इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको फोर्स की एक डेफिनेशन और पता चलती है। क्या? आप बोलते हैं फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड द अनदर डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। समझ आ रही है बात? इसको आप रीड भी कैसे करेंगे? देखें, जब भी हम किसी बॉडी पर, बॉडी कौन है? मास। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। समझ आई बात? तो इसको हम यहां लिख देते हैं कि फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स क्या लिखेंगे? कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन
the product of mass and acceleration is called force. सिंपल, ये आ गई फोर्स की डेफिनेशन। यानी कि जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं मास और एक्सेलरेशन का तो ये बराबर किसकी होती है? फोर्स के बराबर हो जाती है। ओके, एक काम ही करते हैं कि हम फोर्स का यूनिट भी फाइंड कर लेते हैं। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, बहुत आसान है। हो सकता है बहुत सुनने में तो मुझे अपने दिल में आंसर दे दिया होगा कि न्यूटन होता है। बिल्कुल ठीक है, न्यूटन होता है। उनके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा उनके लिए हम लिख लेते हैं F इज इक्वल टू, ओके जनाब, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स के अंदर, ठीक है। एक्सेलरेशन को हमने पढ़ा हुआ है, टॉपिक हमने एक्सेलरेशन का वहां पर डिराइव किया था कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई फोर्स का बेसिक यूनिट क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम इक्विवेलेंट रखते हैं किसके? न्यूटन के, न्यूटन। और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल N। यह आ गया फोर्स का SI यूनिट। समझ आई बात? तो ये बन गया फोर्स की डेफिनेशन, और ये हमारे पास था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने काम की बात क्या पढ़ी कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। और उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फोर्स पर और मास पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डायरेक्टली और मास पर इनवर्सली। कंबाइन किया तो आपको फॉर्मूला मिल गया F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स की डेफिनेशन क्या पता चली हमें? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, और फोर्स का हमने यूनिट निकाल लिया, वो क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम बराबर रखते हैं किसके? न्यूटन के। चलें भाई, खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। अभी नहीं, कहीं जाइएगा मत, अभी हमारा एक पार्ट बाकी है, और वो कौन सा वाला पार्ट? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये रहा हमारा लास्ट लॉ, और इसको हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले समझते हैं हमेशा की तरह, उसके बाद हम लिखते हैं इसके स्टेटमेंट को। अच्छा, समझने के सेंस में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉल है, एक टेनिस बॉल है। मैंने क्या किया, उस टेनिस बॉल को फेंका नीचे की तरफ, नीचे ज़मीन है ना। मैं टेनिस बॉल को फेंकूंगा तो वो बॉल जाके हिट करेगी ज़मीन को, ग्राउंड को, ठीक है भाई। बॉल जाके हिट कर रही है, इसका मतलब बॉल ने फोर्स अप्लाई करी ज़मीन पर। यहां तक बात क्लियर है? ओके। क्या वो बॉल चिपक जाएगी वहीं पर ही, स्टक हो जाएगी वहां पर? नो, वो बॉल वापस आएगी ऊपर, बाउंस करके वापस आएगी ऊपर। क्या वो खुद ब खुद बाउंस करके ऊपर आई? नहीं, वो खुद ऊपर नहीं आई, उसको भेजा गया ऊपर, और उसको भेजने वाला कोई और नहीं था बल्कि ये ग्राउंड ही था, ये जमीन ही थी जिसने उसको वापस ऊपर भेजा। नीचे ग्राउंड नहीं होता, नीचे जमीन नहीं होती, तो बॉल वापस ऊपर नहीं आती। समझ आई बात? अब चेक करते हैं दोबारा। मैंने बॉल फेंकी नीचे की तरफ, बॉल ने जाके फोर्स अप्लाई करी, हिट किया जमीन को डाउनवर्ड, ऐसे डायरेक्शन में। रिप्लाई के अंदर इस जमीन ने बॉल पर भी फोर्स अप्लाई करी और इसको वापस ऊपर भेजा, और जमीन की फोर्स कहां की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में। तभी ये बॉल वापस कहां पर आई? ऊपर आई, बाउंस होके। तो देखें, ये दो एरोस चेक करें, थंब वाला नीचे की तरफ और ये वाला थंब ऊपर की तरफ। ओके, ये जो थंब है वो फोर्स है जो कि बॉल ने जमीन पर अप्लाई करी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये वो फोर्स है जो कि रिप्लाई के अंदर ग्राउंड ने, जमीन ने अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करी। तो मैं कहूंगा जो पहली दफा फोर्स अप्लाई करती है बॉडी, उस वाली फोर्स को हम कहते हैं एक्शन, और जो सेकंड टाइम में रिप्लाई के अंदर अप्लाई करती है बॉडी फोर्स, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन बॉल ने नहीं किया, एक्शन बॉल ने किया। पहली दफा जो फोर्स अप्लाई करी वो किसने? ऐसा तो नहीं जमीन ऊपर आके बॉल को मार के गई, नो, जमीन ऊपर आके बॉल को मार के नहीं गई, बॉल नीचे गई थी, बॉल ने जाके पहले फोर्स अप्लाई करी। समझ आई बात? तो बॉल ने जमीन पर किया एक्शन, और रिप्लाई में जमीन ने बॉल पर किया रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। समझ आ रही बात? तो मैं काम ही करता हूं, पहले इसके स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके बाद और मजीद मैं आपको कुछ बातें बताता हूं इसके बारे में, इंटरेस्टिंग और काम की बातें। कनेक्ट रहिएगा ताकि आपको समझ आए कि इसके अंदर बहुत सारी बातें क्या है समझने वाली। ओके, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये छोटा सा स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, छोटा सा स्टेटमेंट है और बहुत आसान स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम बस इतना बता देते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है इक्वल और अपोजिट होता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो नहीं बता पाते, उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, हम बात किसकी कर रहे हैं?
अच्छा मैंने इक्वल के बाद एक्शन नहीं लिखा, इक्वल एंड अपोज, ओके देयर फॉर ठीक है कंप्लीट है, ओके मैं समझाता एवरी इक्वल के बाद यहां पर हम वो लिखते हैं, ओके फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ओपोजिट रिएक्शन। एक्शन को मैंने क्या कहा कि एक्शन हमेशा पहली बॉडी जो फोर्स अप्लाई करती है उसको हम कहते हैं, और रिएक्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, रिएक्शन दूसरी बॉडी जो रिप्लाई के अंदर फोर्स अप्लाई करती है रिएक्शन उसको कहते हैं। इसका मतलब ये कि एक्शन भी फोर्स और रिएक्शन भी फोर्स, समझ आई बात, एक्शन भी फोर्स है रिएक्शन भी फोर्स है, इनका नाम चेंज कर दिया बस, ठीक है। तो एक्शन वो फोर्स होती है जो कि फर्स्ट बॉडी सेकंड पे अप्लाई करती है, और रिएक्शन वो फोर्स होती है जो कि सेकंड बॉडी रिप्लाई में फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करती है। देखें इधर मैं यहां पर लिखता हूं इस बारे में क्या, एक्शन इज अ फोर्स, एक्शन एक फोर्स होती है, सबसे पहले आपने बताया एक्शन इज अ फोर्स एक्सर्टेड, ये कौन सी फोर्स होती है, एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी onto the second body, onto the second body। ये किसके बारे में बात आ गई, ये एक्शन के बारे में बात आ गई। एक्शन वो फोर्स होती है जो कि एक्सर्ट करती है कौन, पहली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, जो कि हमारी एग्जांपल के केस में कौन थी, पहली बॉडी बॉल थी, और सेकंड बॉडी कौन है, जमीन। तो देखें दूसरी बात क्या लिखेंगे, रिएक्शन, रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, ये भी फोर्स होती है, लेकिन कौन सी वाली, exerted by the second body, और ये किस पे लगाती है, onto the first body, onto the first body। समझ आ रही है बात, मेरा हाथ देखिएगा, ये हाथ मैं इस पे मारता हूं, देखिएगा मारा किसने, ये इधर तो खुद नहीं आया था ना, ये वाला हाथ में लेकर गया और इस हाथ से मैंने इस वाला हाथ को हिट किया, तो यहां पर फर्स्ट बॉडी कौन है, ये वाली, और सेकंड बॉडी कौन सी है, ये वाली। तो मैं कहूंगा ये इस पर कर रही है एक्शन और ये इस पर कर रहा है रिएक्शन, सिंपल सी बात है। अच्छा जरूरी नहीं है मेरे हाथ कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी तो नहीं है ना कि जाएगा और लग के वापस आएगा, नहीं, मैं रोक भी सकता हूं। एक्शन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उस हिटिंग के टाइम पे होता है, याद रखिएगा, जिस दौरान हिट कर गए उस दौरान एक्शन रिएक्शन होकर खत्म भी हो गया, बस। ऐसा नहीं है बॉल ऊपर तक आ रही है तो रिएक्शन होता जा रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्शन और रिएक्शन वो फोर्सेस होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट होते ही स्टार्ट होती हैं और फौरन खत्म हो जाती हैं, बस एट अ टाइम स्टार्ट होके खत्म। उसके बाद क्या हुआ, बॉडीज दूर गई, उसके बाद मतलब बॉडीज दूर गई नहीं, ये एक्शन रिएक्शन का काम है ही नहीं। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बस बॉडीज का आपस में कांटेक्ट में आना, समझ रहे मेरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको। आगे चलते हैं, ओके एक और एग्जांपल देते हैं। मैं जमीन पे चल रहा हूँ, ये बेसिकली, या मैं ज़मीन की एग्जाम्पल आपको, मेरे ज़ाहिर सी बात है पाँव वगैरह नहीं दिख रहे, मैं आपको स्विमिंग की मिसाल देता हूँ। मैं जंप किया पानी में, स्विमिंग पूल के अंदर, और उसके बाद मुझे वैसे तो तैरना नहीं आता, लेकिन सोच लेता हूँ मैं तैर रहा हूँ, सोचने में क्या क्या नहीं होता। ओके मैंने क्या किया, मतलब फ़ौरन से मैंने जंप किया पानी के अंदर, उसके बाद मैं तैरना स्टार्ट कर रहा हूँ, स्विम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, फ़ौरन से, वो करते हैं ना स्विमर्स, ओके मैंने पानी को बैकवर्ड पुश किया तो मैं आगे गया, फिर मैंने इस वाले हाथ से बैकवर्ड पुश किया तो मैं आगे गया। तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ से पानी को बैकवर्ड पुश कर रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ और रिएक्शन में पानी मुझे आगे भेज रही है, मतलब पानी यानी कि वाटर मुझे आगे भेज रहा है। तो मैं एक्शन कर रहा हूँ बैकवर्ड और मुझ पर रिएक्शन कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड। समझ रहे मेरी बात। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा हमेशा मैग्नीट्यूड्स में बराबर होते हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स में फर्क आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट होके खत्म भी हो जाता है। समझ रहे मेरी बात। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा ऑपोजिट। अगर एक्शन अपवर्ड तो रिएक्शन डाउनवर्ड, अगर एक्शन राइटवर्ड तो रिएक्शन लेफ्टवर्ड, सिंपल सी बात है। तो एक्शन वो फोर्स जो कि एग्जर्ट करती है फर्स्ट बॉडी सेकंड पर, और रिएक्शन वो फोर्स जो कि रिप्लाई में सेकंड बॉडी एक्ट करती है किसके ऊपर, अप्लाई करती है किसके ऊपर, फर्स्ट बॉडी के ऊपर। इस चीज को आप पता है कैसे लिखते हैं, मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि मेंशन हो जाए क्या, कि फोर्स कौन सी वाली, एक्शन वाली फोर्स बराबर होती है हमेशा फोर्स के, कौन सी वाली फोर्स के, रिएक्शन वाली फोर्स के। यह आ गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक साइन यहां पर लगा दिएगा माइनस, बस माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट है। तो जितना एक्शन होगा
उतना रिएक्शन होगा। दोनों के मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल बराबर होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ऑपोजिट साइन। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। एक काम की बात सुन लें, उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करता हूं, लेक्चर को हम खत्म करते हैं। क्या काम की बात? वो ये कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। वाओ, क्या मतलब है इस बात का? डिस्कस करते हैं। मैं आपको वापस पहले वाली एग्जांपल को डिस्कस करता हूं, बॉल वाली को जो मैंने फेंका था। मुझे बताओ कि बॉल पर ही एक्शन हुआ और बॉल पर ही रिएक्शन हुआ था? आपका आंसर होना चाहिए नहीं। बॉल ने एक्शन किया था और जमीन पर किया था। एक्शन जमीन पर हुआ, किसने किया? बॉल ने किया। रिएक्शन बॉल पर हुआ, किसने किया? जमीन ने किया। तो एक्शन और रिएक्शन ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी एक बॉडी पर हो जाए, इम्पॉसिबल। एक्शन हमेशा फर्स्ट बॉडी सेकंड पर करती है और रिएक्शन हमेशा सेकंड बॉडी फर्स्ट पे करती है। सो एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट एक्ट, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सो भाई, शुक्र है हम लोगों ने, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही समझाया था कि कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर मतलब एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग तीनों लॉज कवर कर लें। तो शुक्र है कि हम लोगों ने सारे लॉज एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो हो सकता है आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी, और अगर आपने फर्स्ट टाइम समझा होगा तो आपके लिए वाकई में बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो रही होगी ये। अगर इंपॉर्टेंट वीडियो रही है तो लाइक क्यों नहीं करोगे? लाइक कर दिएगा, कमेंट भी कर दिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पूरी वीडियो बगैर सब्सक्रिप्शन के देख ली, तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो मैं बनाऊंगा, मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, मोमेंटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए सबको गुड बाय, थैंक यू।